प्यार जब जाति की दीवारों से टकराता है तो अक्सर दर्द की एक नई कहानी जन्म लेती है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे बहस छेड़ने वाली फिल्म धड़क 2 की। यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे समाज में आज भी जिंदा है, जातिवाद की कड़वी सच्चाई। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस कहानी की परतें खोलना, जहां मोहब्बत है, दर्द है और सबसे बढ़कर सवाल इंसानियत पर। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम शंकर नाम के आदमी को देख पाते हैं। शंकर एक ऐसा आदमी है जिसे लव स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर जब उस रिलेशन में एक इंसान जो है वो लोअर कास्ट का हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। ये समझ लीजिए कि शंकर एक साइकोपैथ है और हाल ही में उसने एक लोअर कास्ट के लड़के को तीसरी मंजिल से फेंक दिया, जिससे कि उसकी जान चली गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीलेश अहिरवार की तरफ, जो कि लोअर कास्ट का एक लड़का है जिसने सपने बहुत बड़े बड़े देखे हैं और उसे पढ़ने का भी बहुत शौक है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहती है, जिस वजह से नीलेश को शादियों में ढोल बजाना पड़ता है। और नीलेश अपने परिवार में पहला ऐसा लड़का है जो कि इतना पढ़ा लिखा है, इसलिए नीलेश की माँ चाहती है कि नीलेश एक लॉयर बने ताकि उनकी आवाज दूर तक पहुंचे और वो सिस्टम से भी लड़ सके। इसलिए वो भोपाल के एक ऐसे कॉलेज में जाता है जहां पर कॉलेज के एडमिशन से पहले प्रिंसिपल के सामने एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में नीलेश ने काफी अच्छे जवाब जो है वो प्रिंसिपल को दिए थे। प्रिंसिपल को पता है कि नीलेश एक लोअर कास्ट का लड़का है और आगे जाकर ये भी जातिवाद पर धरना देगा, लेकिन नीलेश बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आया है, वो ऐसे कोई भी पॉलिटिक्स के काम नहीं करने वाला, जिससे कि प्रिंसिपल यहाँ पर उसे एडमिशन दे देते हैं। ये देखकर नीलेश बहुत ज्यादा खुश हुआ था। एडमिशन मिलने के बाद नीलेश को ऐसा लगा था कि शायद अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वो क्लास में पहुंचा तो क्लास के स्टूडेंट जो है वो नीलेश से ठीक ढंग से बर्ताव नहीं कर रहे थे, जो देखकर नीलेश को थोड़ा बुरा तो जरूर लगा था। अब कॉलेज में ही नीलेश की मुलाकात होती है विधि नाम की लड़की से, और विधि और नीलेश दरअसल में पहले भी मिल चुके हैं एक शादी में, जहां नीलेश जो है वो ढोल बजा रहा था। और फिर नीलेश और विधि की मुलाकात अब जाकर यहाँ पर हुई। दोनों सेम कॉलेज में हैं और सेम क्लास में भी, दोनों BA LLB कर रहे हैं। विधि की बात करें तो विधि ब्राह्मण परिवार से आती है, तो वहीं हमारा नीलेश जो है वो अनुसूचित जनजाति से आता है, लेकिन फिर भी विधि ने उसके साथ कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं किया था। वो उसे बिल्कुल दोस्त की तरह मान रही थी। नीलेश के साथ एक और प्रॉब्लम थी, नीलेश को इंग्लिश नहीं आती है, उसे हिंदी बहुत अच्छे से आती है और उसे सारे हिंदी के आंसर्स भी पता होते हैं। धीरे धीरे करके नीलेश और विधि में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझ रहे थे और विधि नीलेश के साथ वैसे बर्ताव करती है जैसे और नॉर्मल दोस्तों के साथ वो करती है। धीरे धीरे करके विधि अब नीलेश के साथ भोपाल घूमने लगी थी। नीलेश विधि को कुछ ऐसी जगहों पर ले जाता है जहाँ पर की विधि आज तक नहीं गई थी, जो जगह उसे बहुत पसंद भी आती है। धीरे धीरे करके अब वो दोनों ही एक दूसरे के काफी क्लोज होते जा रहे थे। और फिर एक दिन हम देखते हैं कि जब नीलेश क्लास में था तो अचानक से टीचर जो है वो क्लास में नीलेश की अच्छी खासी बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती है, जो देखकर कहीं ना कहीं विधि को भी बुरा जरूर लगा था। इसलिए वो ठान लेती है कि वो नीलेश की मदद जरूर करेगी। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी। नीलेश पढ़ने में होशियार है, लेकिन दिक्कत सिर्फ इंग्लिश से होती है। तो अब कुछ ही दिनों में विधि जो है वो नीलेश को अच्छा खासा पढ़ा देती है और टेस्ट में उसके काफी अच्छे नंबर भी आते हैं। लेकिन अब नीलेश और विधि ने साथ में कुछ इतना वक्त बिता लिया था कि अब वो सिर्फ दोस्त तो नहीं रहे थे, बात कुछ आगे बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिस वजह से एक दिन उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। कॉलेज में शेखर नाम का एक बंदा है और उसकी कास्ट भी वही है जो कि नीलेश की है, और अक्सर वो कास्ट के लिए धरना देता रहता है। बात कुछ ऐसी है कि लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन बंद हो जाए और नीलेश और शेखर जैसे लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है वो बंद होना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। लेकिन शेखर का उनके सामने एक प्रश्न है, चलो बंद कर देते हैं ये रिजर्वेशन, लेकिन फिर क्या आप लोग हमें अछूत मानना बंद करोगे? जैसे आप लोग नॉर्मल लोगों के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी करोगे क्या? जिस वजह से अक्सर कॉलेज में डिबेट होती रहती है। लेकिन हमें मालूम चलता है कि नीलेश इन सब में नहीं पढ़ना चाहता है। वो शेखर की पॉलिटिक्स टीम को नहीं ज्वाइन करता है। वो कहता है कि वो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने आया है, पॉलिटिक्स करने नहीं, इसलिए वो शेखर का साथ नहीं देता है। अब जब नीलेश और विधि साथ में बैठे हुए थे तो नीलेश विधि को बिरजू के बारे में बताता है। बिरजू दरअसल में नीलेश का कुत्ता हुआ करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऊंची जात वालों ने उसके कुत्ते को रेलवे ट्रैक पर बांध दिया, जिससे कि उसकी बेरहमी से जान चली गई। नीलेश बिरजू को नहीं बचा पाया था, बदले में उन ऊंची जात वालों ने नीलेश और उसके दोस्तों को ही फंसा दिया था।
तब यहाँ पर नीलेश को सबक मिला था कि एक लॉयर कितना कुछ कर सकता है। इसी वजह से नीलेश ने ठाना है कि वो लॉयर बनेगा। अब मालूम चलता है कि विधि के घर पर उसकी बड़ी बहन की शादी है और विधि ने नीलेश को भी इनवाइट किया है। नीलेश भी उस शादी में जरूर जाना चाहता है। हालांकि नीलेश के आने से विधि के कजिन भाई रोनी को प्रॉब्लम है, जो कि विधि के साथ सेम कॉलेज सेम क्लास में ही पढ़ता है। इसके बावजूद विधि नीलेश को बुलाती है और नीलेश इस शादी में भी आता है, जहाँ पर कि विधि जो है वो बहुत इंजॉय करती है और नीलेश भी उसे दूर से देख रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें विधि के पिताजी ने नोटिस कर ली थी, इसलिए वो नीलेश को चुपचाप से अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम दोनों साथ में पढ़ते हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम विधि को पसंद करते हो। विधि के पिताजी ने ये सब कुछ बोला ही था कि तभी रोनी अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। वो नीलेश को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और तो और उसके ऊपर वो लोग टॉयलेट भी कर देते हैं। ये सारी चीजें देखकर नीलेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके चेहरे पर एक ऐसा डर था जो कोई भी इंसान नहीं देखना चाहता है। नीलेश से साफ कह दिया जाता है कि वो विधि से दूर रहे, अगर वो उसके आसपास भी दिखाई दिया तो वो उसकी जान ले लेंगे। तब नीलेश ऐसा ही करता है, वो विधि के आसपास भी नहीं जाता है। विधि उसे कई बार कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नीलेश कॉल रिसीव भी नहीं करता है। वो बहुत दिनों तक तो कॉलेज तक नहीं जाता है और ना ही विधि से बात करता है। ये सारी चीजें देखकर एक दिन विधि नीलेश के घर पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि आखिरकार तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? शादी के बाद से तुमने एक दिन भी बात नहीं की, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जिस पर कि नीलेश कहता है कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। मेरी दुनिया झोपड़पट्टी से शुरू होती है और एक दिन यहीं पर खत्म होगी। हम लोअर कास्ट के लोग हैं जिन्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है। कोई साफ सफाई का काम करता है तो कोई कच्चर पट्टी उठाता है। तो आखिरकार मैं किसी लड़की से प्यार भला कैसे कर सकता हूँ? तो अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। नीलेश जो है वो विधि से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। हालांकि नीलेश विधि को पसंद जरूर करता है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने की तो विधि के घर वाले उसे मार देंगे। नीलेश को ऐसा लगा था कि शायद वो विधि से दूर रहेगा तो सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। क्योंकि विधि का कजिन भाई रोनी जो है वो अब नीलेश को कॉलेज में परेशान करने लगा था, जिस वजह से कॉलेज में ही ट्रायल के वक्त उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। और ये बात जब प्रिंसिपल सर को मालूम चली तो वो दोनों को ही अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि दोनों को ही अपने अपने पिताजी को कॉलेज में बुलाना पड़ेगा। नीलेश तो अपने पिताजी को नहीं बुलाना चाहता है, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पिताजी को कॉलेज ले आता है। तो नीलेश को सस्पेंड तो नहीं किया जाता है, लेकिन उसे यहाँ वार्निंग मिल जाती है और रोनी को भी वार्निंग मिल चुकी थी, वो भी नीलेश की वजह से, जिस वजह से रोनी अब बहुत गुस्से में था और नीलेश ने भी ठान लिया था कि वो अब ऐसे हार नहीं मानने वाला। और एक दिन उनके बीच में बेंच पर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि हर रोज नीलेश को रोनी और उसके लोग परेशान कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर नीलेश जो है वो विधि से बताता है कि हम दोनों का दूर रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे ही उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है। अगर वो पास रहे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि नीलेश ने विधि को शादी वाले दिन क्या हुआ ये नहीं बताया था, लेकिन विधि को बहुत अच्छे से मालूम है कि उस रात जरूर कुछ हुआ था जो कि नीलेश नहीं बता रहा है। लेकिन रोनी जो है वो नीलेश को परेशान किया जा रहा था, इसलिए विधि जो है वो अपने घर पर रोनी के बारे में बताती है कि ये बंदा नीलेश को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन विधि के घर वाले तो और रोनी की ही साइड ले रहे थे, लेकिन विधि नीलेश की साइड ले रही थी, जो यहाँ पर रोनी को देखा नहीं गया। इसलिए एक रात वो अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर नीलेश के पास पहुंच जाते हैं। वो नीलेश को बुरी तरह से पीटते हैं और जब वो उसे एक नाले में फेंकने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर शंकर आ जाता है। शंकर यहाँ उन लोगों को बुरी तरह से पीटता है और यहाँ से भगा देता है, जिसके बाद नीलेश और शंकर साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। लेकिन जब शंकर को मालूम चला कि दरअसल में नीलेश तो एक लोअर कास्ट का लड़का है, तो वो उस चाय को वहीं रख देता है, जिससे हम साफ समझ पाते हैं कि शंकर को इन लोगों से कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन अब धीरे धीरे हद हो रही थी, क्योंकि रोनी जो है वो हर रोज नीलेश को परेशान करे जा रहा था। एक दिन तो रोनी ने नीलेश के ऊपर बहुत सारा कीचड़ डाल दिया। ये देखकर नीलेश को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। लेकिन जब यहाँ विधि उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो विधि को भी मारने की कोशिश करने लगता है। तब यहाँ पर नीलेश उसके सामने आता है और उससे फाइट करने लगता है। लेकिन ये सब कुछ
फिर से प्रिंसिपल सर ने देख लिया था। वो फिर से दोनों के पिताजी को कॉलेज बुलाते हैं, लेकिन इस बार नीलेश नहीं चाहता है कि वो दोस्त के पिताजी को लेकर जाए, बल्कि वो अपने असली पिताजी को लेकर जाने का सोचता है। मालूम चलता है कि दरअसल में नीलेश के पिताजी जो है वो औरतों के कपड़े पहनकर स्टेज पर नाचने का काम करते हैं, और जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि मेरे बेटे को एक मौका और मिलना चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और प्रिंसिपल सर यहाँ नीलेश से बात करने लगते हैं। वो उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें दो रास्ते मिले मरने और लड़ने में से, तो हमेशा लड़ने का ऑप्शन चूज करना। और नीलेश के पिताजी जो कि बाहर नीलेश का इंतजार कर रहे थे, तब यहाँ पर रोनी और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो यहाँ पर नीलेश के पिताजी को परेशान करने लगते हैं, और तो और वो नीलेश के पिताजी के सारे कपड़े उतार देते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नीलेश आता है, जिसे ये सब चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाया। इन सारी हरकतों की वजह से 1 महीने के लिए रोनी को सस्पेंड कर दिया जाता है, और रोनी को ऐसा लगा है कि ये सब कुछ नीलेश की वजह से हुआ है। और अगर ये बात बाहर लीक हुई कि नीलेश और विधि तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमारी इज्जत का क्या होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि विधि जो है वो उनकी इज्जत डुबाने में लगी हुई है। विधि यहाँ पर अपने फैमिली वालों से काफी फाइट करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी फैमिली वाले नहीं समझते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि नीलेश को इस बात का एहसास होता है कि शेखर जो कर रहा है वो बहुत ही सही कर रहा है। जो वो फाइट कर रहा है उसमें मुझे भी साथ देना चाहिए। और जब नीलेश शेखर के कमरे में गया तो नीलेश ने देखा कि शेखर ने सुसाइड कर लिया है। बात कुछ ऐसी है कि कुछ दिन पहले शेखर ने एक धरना दिया था, और उसी धरने की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए शेखर के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था, जिस वजह से उसने अपनी जान दे दी। आज शेखर तो नहीं बचा, लेकिन आज उसकी सोच जिंदा है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद नीलेश विधि से बात करता है। वो उसे बताता है कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। ये मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। मैं ना तो अपने कुत्ते बिरजू को बचा पाया था, और ना ही शेखर को बचा पाया हूँ। हम लोगों का हमेशा शोषण होता आया है, और आगे भी होता रहेगा। ये दुनिया हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। हमारा दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन विधि ये नहीं चाहती है। विधि चाहती है कि वो नीलेश के साथ रहे, पर नीलेश यहाँ पर विधि को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब नीलेश कहीं पर जा रहा होता है कि तभी अचानक से शंकर भाई साहब का एक बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। तब नीलेश शंकर की मदद करता है और उसे बाइक से घर छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन जब वो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचे तो शंकर ने यहाँ नीलेश के ऊपर हमला कर दिया। उसने बुरी तरह से पीटा और फिर उसे रेलवे लाइन की ट्रैक पर पटक दिया। ट्रेन आने ही वाली थी कि उससे पहले नीलेश को होश आ जाता है और वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी शंकर जो है वो नीलेश के पीछे था। वो अभी भी नीलेश को बुरी तरह से मार रहा था, जैसे उसे किसी ने सुपारी दी हो। और ये बात एकदम सच है, क्योंकि रोनी के कहने पर विधि के घर वालों को यहाँ पर शंकर को सुपारी दी गई है नीलेश को मारने की। क्योंकि जब शंकर को मालूम चला कि दरअसल में विधि और नीलेश एक दूसरे को पसंद करते हैं और नीलेश एक लोअर कास्ट का लड़का है, तो उसे ये सुपारी नहीं लगी, बल्कि ये तो उसका फर्ज है और ऐसे काम वो फ्री में ही करता है। और आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं था जब शंकर ने पूरा ना किया हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था, क्योंकि यहाँ नीलेश ने शंकर को बुरी तरह से पीट दिया था। और जब उसे मालूम चला कि ये सब कुछ रोनी ने किया है तो वो रोनी के पीछे जाता है। वो उसे कुत्ते की तरह मार रहा था और तो और रोनी घर भी पहुंच चुका था। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी वो पूरे विधि की फैमिली के सामने ही रोनी को बुरी तरह से पीटने लगता है, मानो जैसे आज नीलेश जो है वो रोनी की जान ले लेगा। जिसके बाद नीलेश विधि के पिताजी को अच्छा खासा सुना देता है। वो उनसे कहता है कि आपने जो किया है उसके बारे में मैंने अभी तक विधि को नहीं बताया है। उस रात शादी में जब मैं आया तो मैं कोई अचानक से नहीं आ गया था, मुझे बल्कि बुलाया गया था। लेकिन आप लोगों ने मेरा कैसे स्वागत किया? आपने मुझे बुरी तरह से पीटा, मेरे ऊपर आपने पेशाब तक किया। बात यहीं तक नहीं रुकी, आपने मुझे गुंडों से पिटवाया और आज तो हद ही हो गई, आपने आज मुझे जान से मरवाने की भी कोशिश की। नीलेश बताता है कि वो गांव में पैदा हुआ था, वहां ना सड़कें अपनी थी, ना जमीन अपनी थी, ना ही पानी अपना था, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी भी अपनी नहीं थी। और जब मरने की नौबत आ गई तो वो लोग शहर आ गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ आकर हालात बदलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं बदला, बल्कि उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ तो सोच भी बहुत ज्यादा छोटी है। वो समझ गया कि हालात तो बदले जा सकते हैं, लेकिन अपनी जात नहीं। बात पैसे की नहीं है, बात ताकत की है। इसलिए उसने पढ़ाई की। उसने ऐसी पढ़ाई की कि सोचा कि वो जल्द ही लॉयर बन जाएगा।
बोलने लगा था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा आसमान ही छीन लिया। मुझे लगता था कि गंदे हम लोग हैं और आप लोग बहुत साफ सुथरे, लेकिन आज पता चला कि आप लोग ही गंदे हैं जो कि इंसान को इंसान नहीं समझते। और तभी विधि के चाचा यहाँ पर आते हैं, जो कि बंदूक लेकर नीलेश को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार विधि के पिताजी ने उन्हें रोक लिया। और तो और विधि भी यहाँ नीलेश के सामने खड़ी हो जाती है और फिर बाद में उसके गले लग जाती है, जिससे कि सारा माहौल ही शांत हो जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है शंकर की तरफ। शंकर, जिससे पहली बार कोई इंसान बच गया था, इसी वजह से अब वो अपने आप को ही खत्म कर लेता है। वो रेलवे लाइन की ट्रैक पर लेट जाता है और खुद की जान दे देता है। नीलेश और विधि जो है वो फिर से पढ़ने लगते हैं और अब कोई रोक टोक नहीं थी। और तो और रोनी भी उन्हें सपोर्ट करने लगा था और नीलेश और रोनी के बीच में भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। तो दोस्तों, जिंदगी हमें जन्म से नहीं कर्म से परखा जाना चाहिए, लेकिन अफसोस आज भी समाज में लोग पहले नाम पूछते हैं और फिर काम देखते हैं। जाति जो कभी पहचान थी अब एक जंजीर बन चुकी है, एक ऐसी जंजीर जिसने इंसान को इंसान से अलग कर दिया, किसी को ऊंचा बना दिया तो किसी को नीचा दिखा दिया, सिर्फ एक शब्द के कारण, जाति। लेकिन सोचिए, क्या हमारी आत्मा की कोई जाति होती है? क्या किसी की इंसानियत सिर्फ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो किसी खास वर्ग में पैदा हुआ? इस कहानी ने हमें आईना दिखाया कि जब तक हम एक दूसरे को बराबरी की नजरों से नहीं देखेंगे, तब तक समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब वक्त आ गया है कि हम अपने भीतर छिपी हुई उस पुरानी सोच को खत्म करें जो किसी को छोटा या बड़ा मानती है। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जहां इंसान सिर्फ इंसान हो, ना ऊंचा हो ना नीचा, जहां रिश्ते खून और जाति से नहीं, दिल और सम्मान से तय हो। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन हम जाति से ऊपर उठकर इंसान को इंसान समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन असली आजादी का सूरज उगेगा। इस फिल्म में दिखाया जब एक ऊंची जात की लड़की और एक नीची जात का लड़का एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं, तो समाज के ठेकेदारों की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ जात दिखाई देती है। पर क्या मोहब्बत कभी किसी जाति, धर्म या वर्ग का मोहताज रही है? नहीं, क्योंकि दिल जब धड़कता है तो वो ना जात देखता है और ना धर्म, ना रंग, ना रुतबा। उसे सिर्फ एहसास चाहिए, और वो एहसास हर इंसान में होता है, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो। पर ये समाज, ये तो मोहब्बत से डरता है, वो प्यार जो बराबरी की बात करता है, वो प्यार जो ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ने की हिम्मत करता है। यही वजह है कि समाज सबसे पहले ऐसे रिश्तों को कुचलता है। लेकिन सोचिए, अगर मोहब्बत पाप है तो भगवान ने दिल देना क्यों नहीं छोड़ा? इस कहानी ने हमें सिखाया कि जब तक हम जाति के नाम पर किसी के प्यार को ठुकराते रहेंगे, तब तक हम इंसान नहीं, सिर्फ नाम के पुतले रहेंगे। इश्क वो ताकत है जो सदियों से सियासत, समाज और सरहदों को मात देता आया है। और इस बार भी एक बार फिर दो दिलों ने सारी बंदिशों को ठोकर मार दी। अब वक्त आ गया है कि हम वो समाज बनाएं जहां प्यार को सजा नहीं, दुआ मिले, जहां किसी के बेटे को सिर्फ इसलिए कुर्बान ना होना पड़े क्योंकि उसे ऊंची जात की बेटी से प्यार कर लिया। याद रखिए, जाति से बढ़कर अगर कुछ है तो वो प्यार, और प्यार से बढ़कर अगर कुछ है तो वो इंसानियत। इस फिल्म की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक साहसिक आवाज है जो हमें हमारे समाज की सबसे पुरानी और सबसे कठोर बेड़ियों, जातिवाद के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा देती है। और जब एक ऊंची जात की लड़की से एक नीची जाति का लड़का प्यार करता है, तो ये सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं होता, ये एक क्रांति होती है, एक चुनौती होती है उस सोच के खिलाफ जो इंसानों को जाति के नाम पर बांटती है। इस कहानी में हमें दिखता है कि सच्चा प्यार ना तो जाति देखता है, ना हैसियत, ना खून का रंग, वो तो बस दिल की आवाज सुनता है। लेकिन समाज उस प्यार को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि उसे डर लगता है बदलाव से, बराबरी से। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि प्यार का हक हर किसी को है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति, धर्म या तबके में क्यों ना हुआ हो। यह फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम खामोश रहेंगे तो अन्याय चलता रहेगा, लेकिन अगर हम एक बार आवाज उठाएं तो बदलाव मुमकिन है। इश्क अगर सच्चा हो तो वो जात पात की दीवारों को भी गिरा सकता है, और समाज अगर सच में इंसानियत से बना हो तो वो वहाँ जाति नहीं, सिर्फ इंसानियत की कीमत होनी चाहिए। यह फिल्म एक आईना है जिससे हम अपने समाज की सच्चाई को देख सकते हैं, कड़वी लेकिन जरूरी। और यह एक फिल्म उम्मीद भी है कि आने वाली पीढ़ी शायद ऐसी कहानियों को सिर्फ फिल्म में ही देखे, हकीकत में नहीं। और प्यार जब सच्चा हो तो ना तो वो ऊंची नीच देखता है, और ना जात पात, ना अमीरी, ना गरीबी, वो तो बस दिल में दिल को, रिश्ते को जोड़ता है। लेकिन अफसोस, हमारा समाज आज भी इन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, जहाँ एक ऊंची जात की लड़की से प्यार करना एक नीची जात के लड़के के लिए गुनाह बन जाता है। क्या प्यार करने का हक भी अब जाति तय करेगी?
इस फिल्म की कहानी हमें झकझोरती है, ये सवाल उठाती है कि अगर इंसानियत सबसे बड़ी जात है तो फिर हम अब इन दीवारों को क्यों नहीं गिरा पाए। इस कहानी के दो किरदार हमें ये सिखा जाते हैं कि सच्चा प्यार डरता नहीं लड़ता है, समाज से, भेदभाव से और हर उस सोच से जो इंसान को इंसान से बांटती है। शायद आज नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ना कोई जात होगी ना नीची, बस प्यार होगा, बराबरी होगी और इंसानियत होगी। और उस दिन ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्म में दिखेंगी, जिंदगी में नहीं। क्योंकि मोहब्बत को जात नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिल चाहिए जो बिना भेदभाव के धड़क समझे। और कभी कभी प्यार सवाल नहीं पूछता, बस हो जाता है। ना सामने वाले की जात पूछता है, ना उसके खानदान का रुतबा। लेकिन जब ये प्यार समाज की बनी दीवारों से टकराता है, तब असल लड़ाई शुरू होती है। इस कहानी में एक ऐसा रिश्ता था जो दिल से बना था, पर टूट गया समाज के बनाए कायदों से। क्या सिर्फ इसलिए कोई प्यार गलत हो जाता है? क्या वो दो अलग जातियों से है? हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन अब भी किसी का हाथ थामने से पहले उसका सरनेम पूछते हैं। ये फिल्म हमें दिखाती है कि असली पाप प्यार करना नहीं, बल्कि प्यार को जातियों की बेड़ियों से बांधना है। जिस दिन हम उस बेड़ियों को तोड़ना सीख जाएंगे, उस दिन हर प्रेम कहानी को जीने का हक मिलेगा, बिना डर के, बिना शर्त के। और शायद तभी हम एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बना पाएंगे। और हर इंसान एक नाम लेकर पैदा होता है, पर समाज उसे एक पहचान देता है, एक पहचान जो उसने खुद नहीं चुनी। इस कहानी में नीलेश बस प्यार करना चाहता था और विधि सिर्फ समझा जाना चाहती थी। लेकिन दोनों को अपने जज्बात साबित करने पड़े, क्योंकि उनके बीच खड़ी थी एक परंपरा जो इंसान से ज्यादा उनकी जाति से रिश्ता रखती है। नीलेश ने दर्द झेला, अपमान सहा, पर झुका नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर उसने हार मान ली तो आज आने वाले कल में कोई नीलेश फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। इस फिल्म की सबसे बड़ी सीख यही है कि बदलाव सिर्फ किताबों में नहीं आता, वो खड़ा होता है जमीन पर, अकेला, डरा हुआ, लेकिन सच्चा। कभी नाचते बाप से शर्माने वाला बेटा आज उसी बाप की सच्चाई को दुनिया के सामने गर्व से खड़ा करता है। यही असली क्रांति है। हम सबको तय करना है कि हम उस भीड़ का हिस्सा रहेंगे जो सवाल नहीं उठाती, या उस इंसान की तरह खड़े रहेंगे जो सही के लिए सब कुछ खोने को तैयार है, क्योंकि असली इज्जत खून से नहीं, सोच से मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या पसंद नहीं आया। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।